नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो ओवर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। पिछले शो से हमारा साथ देने के लिए मानस और अमित हैं। ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग से विकास सालुंखे जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे, ICICI प्रूडेंशियल AMC के ED एंड CIO S नरेन। सुनिएगा ज़रूर ये इंटरव्यू, क्योंकि एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मार्केट के सबसे सुलझे हुए फंड मैनेजर्स हैं और सबसे बड़े नाम हैं, उनमें से एक एस नरेन है। साथ ही KPIT टेक के नतीजों पर चर्चा करेंगे। कंपनी के को फाउंडर एंड MD किशोर पाटिल जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी 24,280 पर अब हम इस समय। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी डे लो के काफ़ी करीब, क्योंकि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन मार्केट को रिकवरी कराने में जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं उनमें सबसे ऊपर नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो का, उसके बाद टाटा मोटर्स, L&T करीब 2.25% ऊपर, टाटा मोटर्स करीब 3.5% ऊपर और HDFC बैंक। इनफैक्ट एक बार ये तीनों स्टॉक्स दिखा दें, उसके बाद निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे ऊपर तो L&T होगा, उसके बाद टाटा मोटर्स और फिर HDFC बैंक। इन तीनों स्टॉक्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ देखिए प्रेशर एक्सिस और ICICI बैंक, करीब 90 पॉइंट का प्रेशर सिर्फ इन दो स्टॉक्स की वजह से आ रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक है। एक्सिस बैंक टॉप लूजर है, अभी भी करीब 6.25% नीचे और ICICI बैंक 2% नीचे। F&O की जहाँ तक बात है, उसमें अगर आप स्टॉक्स देखें तो पेट्रोनेट LNG अब करीब 3% ऊपर, SBI लाइफ, पॉलीकैब, क्रॉम्पटन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अच्छा खासा मोमेंटम है। डाउन साइड पर RBL बैंक और वोडाफोन आइडिया। वीरू जी हाँ, तो रिकवरी थोड़ी सी है। और अभी अगर आप निफ्टी IT को देखें, थोड़ी रिकवरी यहाँ पर आई है। TCS को देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे, ये भी लगभग बीते 10 मिनटों में 4274 से 4302, तो इसको स्पॉन्सर करने में IT स्टॉक्स का खासा योगदान है। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका ट्रेड आज का, पहले दो ट्रेड्स करेंगे। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में 24,200 से लेकर 24,400 की एक रेंज काफी एविडेंटली नजर आ रही है। इसी पर्टिकुलर रेंज के लोअर एंड से एक रिकवरी हो रही है एंड प्राइमरी लेड बाय रिलायंस। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में जो रेकमेंड कर रहा है वो ऑन द लॉन्ग साइड है। मुझे लग रहा है वापस मार्केट में एक अच्छा उछाल होगा एंड कहीं जाकर 24,420 440 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर खरीदारी क्लियर करनी है टाटा मोटर्स के काउंटर में। मुझे लग रहा है जो ब्रेकआउट अभी भी हुआ है वो एक फ्रेश ब्रेकआउट कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर कंसोलिडेटिव रहा था पिछले 9 हफ्तों तक। एंड जिस तरीके से इसने अपने की लेवल्स को निकाला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम फिलहाल मिला है 1050 के ऊपर, ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 1110 से लेके 1180 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1043 के आसपास लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में 1110 के टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है BPCL का। यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज नजर आई है। जिस तरीके से कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई थी, तो मुझे लग रहा है 320 के बाद इसमें एक काफी अच्छी डायरेक्शनल प्ले अनलॉक हो सकती है। तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 305 के नीचे तो क्लोजिंग यहाँ से एस्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए। सो 305 के पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 340 के लिए मुझे लग रहा है पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो टाटा मोटर्स और BPCL। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। जी देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा है कि 24,400 और ऊपर में एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। नीचे में 24,200 मुझे भी लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है SRF यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है इसी रेंज में ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो एक्यूमुलेशन इस काउंटर में देखने मिल रहा था। तो मुझे लगता है 2500 के टारगेट के लिए यहाँ पे SRF बाय करना चाहिए। नीचे में 2310 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से 1 से 2 दिन
दिन में देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा रहेगा सेल साइड में। सेल साइड में मुझे अभी भी लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। कल के जो लो है उसको भी यहाँ पे आज ओपन में ब्रेक कर चुका है, तो मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 1140 के आसपास, 1140 1130 के आसपास के डाउन साइड मुझे लगता है ऐसे एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर सकता है आगे से 1 से 2 दिन में। तो मुझे लगता है ऐसे यहाँ पे सेल कॉल लेना चाहिए। ऊपर में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 1230 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल कॉल रहेगा। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक पे सेल कॉल, ये दूसरी सेल कॉल है सुबह से आईसीआईसीआई बैंक पे। मीनवाइल निफ्टी की रिकवरी में रिलायंस का महत्वपूर्ण योगदान है। जरा रिलायंस इंट्राडे रखिएगा, इट्स 4974 एज ऑफ नाउ, डे हाई की डिरेक्टरी में रिलायंस आता हुआ। तो आईटी अलोंग विद रिलायंस। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, मैं पहला ट्रेड ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक ने 10 डेमा पे सपोर्ट लिया, बजट वाले दिन यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी और कल से इसमें हम काफी स्टेडी मूव देख रहे हैं अपने सपोर्ट जोन से। तो ओएनजीसी बाय करें, 323 का प्राइस लगभग, एंड स्टॉप लॉस विल बी 319, टारगेट्स विल बी अराउंड 328 330। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज अपोलो टायर। अपोलो टायर में कल के सत्र में हमने एक शार्प पुल बैक देखा था नीचे के लेवल से, और यहाँ पे भी अच्छी तरह से इस मार्केट में भी ये सस्टेन कर रहा है। 539 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 533 का रहेगा एंड टारगेट्स विल बी 550। ओके, चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आपके पिक्स। तो देखिए, पहले तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करेंगे। मेरा समझना है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज में कल मूव देखने को मिला, आज वहां पर कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करेंगे, 669 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 690 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एचडीएफसी लाइफ में। और दूसरा स्टॉक है क्रॉम्पटन का, जहां पर कल हमने ब्रेकआउट देखा, आज फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक 442 के स्टॉप लॉस से क्रॉम्पटन में भी खरीदारी करेंगे, 465 टारगेट के लिए। ओके, तो क्रॉम्पटन यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आई थिंक कल या परसों स्पॉटलाइट में भी आया था, अच्छे मूव्स हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बजट के बाद से मार्केट में दबाव बना हुआ है, हालांकि ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, बजट लो अभी भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन टैक्स बढ़ने से शायद मार्केट थोड़ा मायूस हुआ। आईटी, एफएमसीजी और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स में आज गिरावट है। ऐसे नाजुक मोड पर बाजार जिनको सुनना चाहता है वो हैं बाजार के दिग्गज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के ईडी और सीआईओ एस नरेन। और नरेन सर के पास मार्केट में 35 साल का अनुभव है। नरेन सर के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कॉन्ट्रा बेट करने में कभी डरते नहीं हैं और किसी भी सेक्टर की बड़ी चाल सबसे पहले पकड़ने वालों में माने जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, 4 साल पहले जब टेलीकॉम को कोई टच नहीं कर रहा था, तब नरेन जी ने एक बहुत बड़ी ओवरवेट कॉल दी थी वहाँ से, और उसके बाद से टेलीकॉम स्टॉक्स में क्या हुआ है वो हम सब जानते ही हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। नरेन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं इस समय आप? मार्केट थोड़ा सा मायूस है बजट के बाद। क्या ये रहेगा कुछ टाइम तक? क्या मार्केट करेक्ट होगा या फिर मार्केट विल मूव ऑन? बजट बहुत अच्छा था और बजट के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट सस्ता नहीं है और मार्केट अगला 4 साल देखेंगे तो बहुत मार्केट ऊपर गया है और वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। वहां ही चैलेंज है और बजट और उसके बीच में कुछ बजट के कारण प्रॉब्लम नहीं है और बजट ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंटिन्यू किया है और ग्रोथ भी आएगा इंडिया में। लेकिन मार्केट देखेंगे तो हर एक महीना अगला 6-7 महीने से कंटिन्यूअसली ऊपर गया है और उसके कारण मार्केट सस्ता नहीं है। वही चैलेंज है अभी मार्केट में और वो चैलेंज के कारण ही मार्केट में करेक्शन हो सकता है। लेकिन बजट और मार्केट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है मेरे ख्याल से। और कल देखेंगे तो यूएस मार्केट का करेक्शन देखेंगे तो इंडिया का करेक्शन कुछ भी नहीं है कंपैरिजन में। वो तो है, खैर यूएस मार्केट में तो खैर भारी करेक्शन आया कल ओवरनाइट। नहीं नरेन सर, वो मैं बात आपकी समझ गया, लेकिन मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था शायद उस कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर। मैं स्पेसिफिकली उस पर मेरा सवाल था। खैर एनीवे, अब एक बात बताइए, एक और दिक्कत जो मार्केट की इस समय रही है वो है बाजार का सबसे बड़ा सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स खास तौर से, यहाँ पर काफ़ी सेलिंग है। आज भी एक्सिस बैंक 6% नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, एचडीएफसी बैंक में काफ़ी गिरावट आई है ऊपरी लेवल से। यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके हिसाब से, और क्या ये सेक्टर यहाँ से भी अंडर परफॉर्म करेगा?
कॉन्ट्रेरियन तरीके से देखेंगे तो यही एक सेक्टर है जहां वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है और आउटलुक भी रीजनेबल है। इसलिए हमारा व्यू है कि ये सेक्टर देख सकता है आज बहुत सारा स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर से ये सेक्टर सस्ता दिखता है और अगला 4-5 साल में ये सेक्टर बहुत अंडर परफॉर्म किया है। इसलिए हमारा व्यू है कि बैंकिंग अभी मीडियम टर्म के लिए एक कॉन्ट्रेरियन सेक्टर बन गया है और इन्वेस्टर ये सेक्टर अभी देख सकता है क्योंकि वैल्यूएशन बाकी सभी सेक्टर बहुत ऊपर गया है, ये सेक्टर ऊपर नहीं गया है, इसलिए ये सेक्टर देख सकता है मेरे ख्याल से। ओके अच्छा, अब आपने क्योंकि बात की ओवरनाइट यूएस मार्केट की करेक्शन की, उसी से थोड़ा लिंक कर रहा हूँ इस सवाल को। नरेन, अब आपका क्या व्यू बन रहा है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, और क्या, क्योंकि आप काफ़ी बार एडवाइस करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स में पैसा डालिए, इस समय आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या होगी? इक्विटी में ज़्यादा पैसा हो, डेट फंड में ज़्यादा पैसा हो, हाइब्रिड में पैसा ज़्यादा डालें, क्या व्यू रहेगा? हमारा व्यू है कि हाइब्रिड में डालने में ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इक्विटी मार्केट सस्ता नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि ये समय में जब तक मार्केट और भी सस्ता हो जाए, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट करने में ही हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है और इसलिए हमने बहुत सारा लोग को बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी या इक्विटी एंड डेट कैटेगरी या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी या मल्टी एसेट कैटेगरी, ये सब कैटेगरी हम सब लोगों को बता रहे थे क्योंकि इक्विटी मार्केट सस्ता नहीं है, इसके कारण हम ये सब कैटेगरी हम इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं अभी। ओके सर, एग्जैक्टली कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है? इस बार की जो कैपेक्स का आवंटन है जो प्रोवाइड किया गया बजट में, एल&टी के हमने नंबर्स को देखा, उनके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक को देखा, बट ये स्पेस चला बहुत है। और दूसरा इशू है, आई मीन अदर देन एल&टी, मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट इज क्वाइट हाई। कैपिटल गुड्स में कितना स्पेस है चेज करने के लिए, या फिर ये ओवर वैल्यूड लग रहा है आपको इस वक्त? यही प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी कम है बहुत सारा स्टॉक में, और जो स्टॉक में लिक्विडिटी कम है उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है और ये सेक्टर अभी सस्ता नहीं है। उस सेक्टर का आउटलुक का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वैल्यूएशन का है। ये समय में यही चैलेंज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सबका वैल्यूएशन सस्ता अभी नहीं है और बहुत दिन से ये सेक्टर अभी चला है और 1-2-3 स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग 100 से ऊपर भी गया है अभी। इसलिए हमारा व्यू है कि अभी ये सेक्टर में थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा दिखता है। ओके, कैपिटल गुड्स पे नरेंद्र सर की एक अप्रोच कॉशियस है। अच्छा सर, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स एक स्पेस को, पीएसयूज को चेस कर रहे थे, शायद लोगों ने पैसा भी खूब बनाया है, बट स्पेशली विद इन पीएसयूज में अगर रहूं तो डिफेंस कंपनियां, आई मीन कुछ हाल ही में डिफेंस फंड्स भी आए जिन्होंने आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए बाद में। यहाँ भी वही कंसर्न है, इम्पैक्ट कॉस्ट, ह्यूज इम्पैक्ट कॉस्ट। ये प्राइसेस सस्टेनेबल लग रहे हैं आपको, या फिर आपको लगता है कि ये स्पेस भी एक करेक्शन के लिए प्रोन है इस वक्त? प्रोन है क्योंकि बहुत ये हर एक स्टॉक को सेक्टर में 100% के ऊपर गया है एक साल में, और वहां भी बहुत सारा स्टॉक 100 पी के ऊपर है अभी। इसलिए हमारा व्यू है कि वो सेक्टर में कॉशियस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सेक्टर बहुत सस्ता था 4-5 साल पहले, अभी बहुत महंगा बन गया है। इसलिए सेक्टर आज तो सेक्टर में थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा दिखता है। कॉशियस रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए। ये स्पेस कुछ ऐसे हैं जो आई थिंक वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर है, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, लिक्विडिटी इशू काफ़ी बड़ा है। अच्छा नरेंद्र जी, एक बात और आपसे पूछूंगा, पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों में ईवी को लेकर बहुत चर्चा हुई। टेस्ला की लीडरशिप में आई थिंक हमने वर्ल्ड वाइड बैटरी स्टॉक्स को देखा, हमने टाटा मोटर्स को एक व्यू काफ़ी अच्छा, अगर आप देखें, वैल्यूएशंस दिए। बट सडनली टेस्ला के नंबर्स को देखने के बाद और भारत में जो स्टेट्स हैं
उनका झुकाव हाइब्रिड की तरफ देखने के बाद, आपका व्यू ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे है किस वक्त इस वक्त? इंडिया में उतना ईवी स्टॉक्स नहीं है, और वहां भी हमने बहुत सारा ऑटो स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया था, उसमें अच्छा रिटर्न बनाया है। बट अभी उतना सस्ता नहीं है ऑटो स्टॉक्स अभी। बहुत ऊपर गया है, ऑटो स्टॉक्स भी ऊपर गया है, बट लेकिन उतना रिस्क नहीं है क्योंकि 100 भी नहीं है वो स्टॉक्स में, उससे कम है। बट वहां भी सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। अच्छा, नरेंद्र जी, आपने एक 4 साल पहले उस समय जो सबसे बोल्ड कॉल थी, टेलीकॉम पर आपने एक पॉजिटिव व्यू लिया था। वहाँ से हमने भारतीय में 4x या 5x रिटर्न्स देखे हैं। रिलायंस में भी काफ़ी रैली शायद टेलीकॉम की वजह से ही आई है। अब इस सेक्टर पर और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन पर आपका क्या व्यू है? अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं उन पोजीशंस को? अभी तो स्टडी ही हो सकता है क्योंकि बड़ा रिटर्न ये सेक्टर में भी बन गया है। इसलिए हमारा व्यू अभी है कि हाइब्रिड या एसेट एलोकेशन फंड्स जैसा फंड्स में इन्वेस्ट करना उचित है, क्योंकि हम अगला 4 साल में जो मार्केट में तेजी देखा है, बड़ा तेजी देखा है। इसके उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ से बड़ा रिटर्न आने का शौक अब प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा डिफेंसिव बन जाओ ये लेवल से। यही हम बोल के हम एसेट एलोकेशन और हाइब्रिड इन्वेस्ट फंड्स को ज्यादा हम इन्वेस्टर को अभी इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और हम जो लोग होल्ड इन्वेस्टमेंट किया है उनको होल्ड करने को बोलते हैं। मीनवाइल मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है। अब हम 24,300 के ऊपर, और देखते हैं आज ग्रीन में भी आने की तैयारी होगी या नहीं। खैर एनीवे उस पर बात करेंगे। नरेंद्र सर, और कोई सेक्टर, क्या फार्मा पर क्या व्यू है अब आपका? फार्मा में लग रहा है क्या कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं? काफ़ी अच्छी रैली हुई है यहाँ पर। रिलेटिवली बेटर है, बट वहां भी सस्ता नहीं है। रिलेटिवली बेटर है, बैंक्स जैसा थोड़ा रिलेटिवली बेटर है, बट वहां भी देखेंगे तो अच्छा रिटर्न आया है। अगला मार्च से देखेंगे तो अच्छा रिटर्न आया है। मार्च 2023 से आज तक देखेंगे तो अच्छा रिटर्न आया है। इसलिए बट लेकिन बाकी सेक्टर से एटलीस्ट स्लाइटली बेटर है, बट वहां भी केयरफुल रहना इम्पोर्टेंट। अच्छा नरेंद्र सर, एक इस समय मार्केट में काफ़ी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स आ रहे हैं। आई थिंक आपका भी शायद एक एनर्जी फंड है जो इस समय मार्केट में है। ये यहाँ पर आप इस स्पेस में आप काफ़ी बुलिश है, क्योंकि इतना बड़ा फंड अगर आपका आ रहा है इस स्पेस में तो? ये सभी थीमेटिक फंड्स इंटरेस्टिंग है, और हमारा बट लेकिन ओवरऑल मार्केट लेवल ज्यादा होने के कारण हम केयरफुली इन्वेस्ट करना है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो अप्रूव किया है उसके हिसाब से हम केयरफुली इन्वेस्ट करना है। यही हमारा व्यू है, क्योंकि मार्केट अभी उतना सस्ता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इंडिया में कैसा है कि एज जीडीपी ग्रोथ होता है, एनर्जी का भी ग्रोथ होएगा, और कोई हिसाब से हम इन्वेस्ट करना है। विद इन एनर्जी पीएसयू बास्केट क्या आपको अच्छी लग रही है? क्योंकि पीएसयू बास्केट में जैसे पावर स्टॉक्स हैं या ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं, इनमें काफी शानदार मोमेंटम है। उसमें पीएसयू स्टॉक्स में एक दो सम स्टॉक्स ओवर वैल्यूड भी बन गया है, इसलिए हम चूज करके केयरफुली इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अभी 4 साल पहले जैसा नहीं है कि बहुत पीएसयू स्टॉक्स वो समय में बहुत चीप था, ऐसा अभी नहीं है। इसलिए हम केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी। अच्छा नरेंद्र जी, अभी बात जब फार्मा की हो रही थी, एक स्पेस और जिसने पिछले 1.5 साल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, अपसाइड दिया है जिसने, दैट्स आई थिंक इंश्योरेंस स्टॉक्स। अभी इंश्योरेंस स्पेस में नंबर्स देखने के बाद लास्ट रिपोर्टेड 3-4 अर्निंग्स में आपको लग क्या रहा है? क्या चेज करने की गुंजाइश इस स्पेस को भी है?
2 महीने से ही बेटर इम्प्रूव हुआ है, नहीं तो 3-4 साल वो सेक्टर चला नहीं, इसलिए वो सेक्टर कॉन्ट्रेरियन बन गया था। इसलिए हमारा बहुत सारा स्कीम्स में हमने वो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया था। हमारा बहुत सारा स्कीम में पब्लिश पोर्टफोलियो में देखेंगे तो हमने बहुत सारा स्कीम में हमने इंश्योरेंस लिया था, क्योंकि 3-4 साल चला नहीं और लॉन्ग टर्म अच्छा है, लेकिन वो सेक्टर भी अभी अगला 1 महीने में चल गया। ओके नरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। और जैसा आपने कहा कि शायद हाइब्रिड फंड्स का समय है अभी, इस समय उन पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कुछ नंबर्स एड्रेस करते हैं। KPIT के नंबर्स पहले क्वार्टर के अच्छे लग रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 24% से ज़्यादा बढ़कर 204 करोड़ रुपए हो गया। वहीं रेवेन्यू 3.5% बढ़ा है। कंपनी के मार्जिन में भी सुधार दिखा है। आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए KPIT के को फाउंडर और MD किशोर पाटिल जुड़ गए हैं। किशोर जी, गुड मॉर्निंग। अब बहुत अच्छे दिन ज्वाइन किया आपने मुझे, क्योंकि ओवरनाइट बहुत बड़ी गिरावट आई टेस्ला में, और आप ऑटो मोबिलिटी में आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। आप बताइए किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर इस स्पेस में, और आपको किस तरीके की विजिबिलिटी दिख रही है? देखिए, हमारा पहले से तो देखा, जैसे आपको मालूम है कि KPIT's का फोकस है वो सिर्फ ऑटोमोटिव में है, उसमें से न्यू टेक्नोलॉजी में है, एंड हम दुनिया के सारे OEM के साथ काम करते हैं। तो अगर हमने देखा तो US में कुछ OEMs के चैलेंजेस अलग है, यूरोप में चैलेंजेस अलग है। यूरोप में उनको कॉस्ट कम करना है, उनको जल्दी प्रोडक्ट बाहर निकालना है। US में वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन और इसमें क्या कर सकते हैं। ऑटोनॉमस का एक अभी भी सब लोगों को एग्जैक्टली सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ये इसके बारे में अभी भी लोग अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। चाइनीज OEM में ऐसा है कि उनका मार्केट सैचुरेट हो गया है, सो उनको बाहर जाना है। सो एवरी प्लेस, एवरी जगह उनको चैलेंजेस है। सो और ऑटोमोटिव के सेल जो है वो अनदर 1 साल के लिए अगर देखा हमने तो सॉफ्ट रहेंगे, मगर उनको इनसे बाहर आने के लिए उनको टेक्नोलॉजी पे फोकस लाना पड़ेगा। वही कारण है कि उनके कारण उनके प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे और नए मार्केट्स में वो जा सकेंगे, और वही KPIT मेनली करते हैं। सो इसके कारण अगर आपने पूछा तो ऑटोमोटिव का थोड़ा फार माहौल इतना अच्छा नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ व्हीकल सेल्स, लेकिन इंजीनियरिंग जो सेल है जो उसमें वृद्धि हो जाएगी और वो बरकरार रहेगी। ये क्योंकि जो आपने बोला कि ये आपका पूरा फोकस ऑटोमोटिव में ही है, ओवरऑल जो टेस्ला की कमेंट्री है, जो ओवरऑल जो टेस्ला के नंबर्स हैं, उनसे देखकर आपको ये नहीं लगता कि आगे थोड़ा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है? आपकी विजिबिलिटी अभी भी स्ट्रांग है? मैं ये सवाल पूछ रहा था बेसिकली। वो तो हमने बताया है कि हमने तो गाइडेंस दिया है इस ईयर का, हमने बताया मीडियम टर्म के लिए क्या है, तो हमने तो पहले से ही बताया है क्या है। अभी हमें उसको कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा ऑफरिंग्स लाने पड़ते हैं। जो हम करते हैं वही नहीं करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं, नए नए मार्केट्स में जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया पहले, एशिया बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, उसमें हमारी ग्रोथ ज्यादा है। नहीं, मैं बिल्कुल उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका काफ़ी फोकस चाइना में भी रहा है, लेकिन चाइना में इस समय हालत थोड़ी ख़राब लग रही है। वो काफ़ी रेट कट्स भी कर रहे हैं, वहाँ का थोड़ा स्लो डाउन भी है, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं क्या? बस देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। पहले तो जापान आता है, विच इज अ वेरी बिग मार्केट, एंड उधर उनके जो OEMs है वो थोड़े से पीछे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ नया टेक्नोलॉजी। वो बहुत सोच के समझ के लाते हैं। आई एम नॉट सेइंग पीछे रहते हैं, वो सोच के समझ के टेक्नोलॉजी लाते हैं। दे आर नॉट द फर्स्ट वन, पहले एकदम जल्दी से जाते नहीं। तो उनके जो प्रोग्राम्स है जो बाकी के लोगों के पहले आने वाले हैं 26, 27, इनके 28, 29 पे आते हैं। तो वो एक ग्रोथ मोमेंटम है। उधर भी बहुत सारे प्लेयर्स है, वो एक है, कोरिया है, इंडिया है, एंड ऑफ कोर्स चाइना है। सो
चाइना में जैसे मैंने बताया, हमारा जो बिजनेस है वो कितने गाड़ियां बिक रही है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा हमारा जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है कि कौन सी नए टेक्नोलॉजी कार में लाएंगे, वो नए नए प्रोग्राम उस पर डिपेंडेंट है। और उसमें हम इनोवेशन क्या ला सकते हैं, उसमें हम ओवरऑल व्हीकल का कॉस्ट क्या कम कर सकते हैं, कितने जल्दी फीचर ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर, यहाँ पे किशोर जी काफ़ी हद तक बात हो गई। आई मीन यूएस को लेकर, एशिया को लेकर, जापान, चाइना, सबको लेकर बात हुई। अब मतलब कुल मिला के मानूँ तो मैं सर, ये जो FY25 है इस पे ग्रोथ क्या ब्लेंडेड रहेगी, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड आई थिंक ग्रोथ इन ऑल मार्केट्स। और एक और चीज़, मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी सर आप क्या देख रहे हैं अब आप आने वाले क्वार्टर्स में? हाँ, तो हमने बताया कि 20.5% से ज़्यादा हमारा EBITDA रहेगा। हमारा पहले क्वार्टर में तो 21.1 है, दूसरे क्वार्टर में, लेकिन ये 21.1 जो है उसमें भी हमने कुछ एक्सपेंसेस इनकर के इस सॉफ्ट में, और दूसरे क्वार्टर में वो पूरे क्वार्टर के एक्सपेंसेस आएंगे। हमने इंक्रीमेंट दिया है लोगों को, और हमने सब लोगों को इंक्रीमेंट दिया है, इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इंक्रीमेंट्स दिया है। सो उसके कारण हमारे कॉस्ट 2.8% से बढ़ेगी फर्स्ट क्वार्टर से। फिर भी हमें विश्वास है कि जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो हमारे आय में वृद्धि है उसके कारण, और जो हम प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं उसके कारण ये हम ऑफसेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने ईयरली गाइडेंस है वो बरकरार किया है। वो 20 रेवेन्यू जो हमने बताया 19 to 22% एंड प्रॉफिट 20.5% प्लस EBITDA। अच्छा सर, आने वाले क्वार्टर्स में ये जो डील विन का मोमेंटम है ये कैसा देख रहे हैं आप, और ज़्यादातर डील विन किस जोग्राफिकल लोकेशन से आएंगी? और एक और चीज़, रेस्ट ऑफ द आई थिंक क्वार्टर्स के लिए अब डिमांड सिनेरियो को देखते हुए सर, ये हेड काउंट एडिशन, मतलब आप जो आपका हायरिंग प्रोग्राम है वो कैसा रहेगा? ओवरऑल अगर आपने देखा तो हमने इस साल में, इस क्वार्टर में भी 200 मिलियन के नए डील्स विन किए हैं। हमारे पास पाइपलाइन जो है वो सफिशिएंट है हमारे ग्रोथ के लिए। हमें कन्वर्जन करना चाहिए और हमारे पास इनफ है पाइपलाइन, बट हमें फोकस अभी कन्वर्जन में है कि कैसे हम कन्वर्ट करें। सो ओवरऑल हमें तो ऐसा लगता है हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो मेन क्लाइंट्स है, उसमें से हमें अच्छी विजिबिलिटी है फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। और उसमें और दो चीज हम कर रहे हैं कि हमने जो पहले क्लाइंट्स का जो बेस था, हमारे जो T25 ऐसी हमारी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हमारी ग्रोथ है वो लगभग 15 क्लाइंट से ज्यादा आती थी। अभी वो हम जरा ब्रॉड कर रहे हैं, बाकी के 10 क्लाइंट भी है, उनमें से भी ग्रोथ आएगी। वो एक है पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि हमने ट्रक एंड ऑफ हाईवे पे भी फोकस लाया है, उसमें कुछ नए ऑफरिंग्स हमने लाए हैं। और तीसरे चीज ऐसी है कि हम कुछ नए मार्केट्स में जा रहे हैं जिसमें हमने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था पहले। तो ये तीनों मिलके हमें, हमारी पाइपलाइन आज ही अच्छी है, बट हम उसे अच्छी कर सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास। ओके, चलिए किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस गए क्वार्टर के बारे में, नंबर्स के बारे में बात करी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर सर, फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ CNBC आवाज़। निफ्टी में रिकवरी थी, बट आई थिंक वो जो हायर लेवल्स पे क्लोजर टू 24,300 थोड़ी सी टर्बुलेंस है। निफ्टी बैंक अभी भी बहुत नाजुक स्थिति में, 706 अंक नीचे निफ्टी बैंक। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब हम लौट के आएंगे तो देखेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन नीरज जी के साथ। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।